गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स प्लस टू क्लास का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। इस टॉपिक को करने से पहले हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा आपने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में पढ़ लिया है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी एक्सियल लाइन पर, और सेकंड वन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, यूनिट थर्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड में बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये दोनों टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी एक्सियल लाइन के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इन दोनों के लिए हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इनका डायरेक्ट रिजल्ट लेके चलेंगे कि एक्सियल लाइन के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली थी, मान लीजिए B1 मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड B2 निकाली थी। आज हम इनके डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम को समझ लेते हैं पहले, कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट पड़ी है। मैग्नेट के हमें पता है बेटा कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उन पोल्स की स्ट्रेंथ होती है M और -M। और इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो हमें पता है किसके साथ कंसीडर की थी हमने, 2L के साथ। तो इस मैग्नेट का सिर्फ इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम M से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू बेटा होती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल M मल्टीप्लाई बाय दी जितनी इस मैग्नेट की लेंथ है। तो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने मैग्नेट कंसीडर की, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, M मल्टीप्लाई बाय 2L। M मतलब जितनी इसकी स्ट्रेंथ है पोल्स की, ठीक है, 2L जितनी इसकी लेंथ है। तो चलो, ये तो आपको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसे बोलते हैं। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पर। टॉपिक को ध्यान से देखिए, एट एनी पॉइंट किसके कारण निकालनी है, इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। तो मान लीजिए वो जो हमारे पास पॉइंट है कोई, वो पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट। देखो, अगर हमें यहाँ पे दिया होता मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, तो इसका मतलब क्या होता, मान लीजिए एक्सियल लाइन के लिए हम मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल पड़ा है। ठीक है, इस पे हमने कोई एक पॉइंट लिया, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया बेटा, P पॉइंट लिया। ठीक है, और इस पॉइंट में हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए B1 मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक्चुअल किसे बोलते हैं कि जो पॉइंट हम लेंगे वो मैग्नेट के सामने होना चाहिए, मतलब मैग्नेट के वो पैरेलल पॉइंट होता है। जब मैग्नेट के ऊपर ही वो पॉइंट हम कोई ना कोई कंसीडर करते हैं, मतलब जो इसके सामने वाला पॉइंट है, इसके पैरेलल पॉइंट है, उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो हम मैग्नेट के ऊपर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस मैग्नेट के लिए हमारे पास ना उन्होंने कोई एक्सियल पॉइंट दिया है, ना उन्होंने इक्वेटोरियल पॉइंट दिया है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट को देखिए आप क्या होता है। ये दो टॉपिक बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं जो इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर ले हम, इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर ले हम। मान लीजिए वो जहाँ पे हमने वो परपेंडिकुलर पॉइंट लिया, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है B2। तो इन दोनों में आप फर्क समझिए। एक्सियल क्या होता है, जो पॉइंट उस मैग्नेट के पैरेलल होता है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जो पॉइंट उस मैग्नेट के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे बेटा हमें ना एक्सियल दिया है ना इक्वेटोरियल लाइन दिया है, हमें बोला है कि किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। तो हमने सेम मैग्नेट ले ली। ठीक है, उस कहीं भी हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए वो पॉइंट हमने ले लिया P, ना वो हमने एक्सियल पे लिया ना हमने वो इक्वेटोरियल पे लिया, वो हमने ले लिया बेटा एट पॉइंट P, कहीं भी ले लिया।
अब आप इसके लिए देखो, इस पॉइंट के लिए देखो कि एक्सियल लाइन कौन सी होगी। इस पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन कौन सी होगी? इस पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन क्या होगी? जब आप इस मैग्नेट को थोड़ा रोटेट कर देंगे अपनी जगह से, आप जब इसको डिस्प्लेस करोगे, मतलब डिस्प्लेस होके क्या आएगा? डिस्प्लेस होके ये कैसे बन जाएगा मैग्नेट? इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दीजिए, तो मतलब इसके लिए जो एक्सियल पॉइंट है इसके पैरेलल वाला, ठीक है, इसके पैरेलल वाला एक्सियल है, तो यहाँ से क्या है? एक्सियल पॉइंट इसके पैरेलल वाला। तो इस पॉइंट के लिए इस मैग्नेट को आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना होगा अपनी पोजीशन से, ताकि ये पी पॉइंट उसके एक्सियल लाइन पे आ जाए। अब नेक्स्ट वन है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पी पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी फाइंड की थी B1, ठीक है। तो अब आपके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर करना है आपने पी पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल क्या होता है? जब कोई मतलब पी पॉइंट इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर हो। तो इस पी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर क्या है? जब आप इस मैग्नेट को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? इस पॉइंट के परपेंडिकुलर रखोगे। समझ रहे हो बात? ठीक है। मैंने एक स्टार्टिंग में क्या किया, एक बेटा मैग्नेट ली, फिर से देखिए मैग्नेट ली। मैग्नेट में मैंने क्या करना था बेटा? एक्सियल पॉइंट कंसीडर करना था, ठीक है। इस डायग्राम को आप समझिए, मैंने कोई भी पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस P पॉइंट के लिए मैग्नेट को मैंने इस तरह से डिस्प्लेस किया ताकि ये उस P पॉइंट के लिए ये कौन सी लाइन बने? एक्सियल लाइन बने। हमें पता है कि जो एक्सियल लाइन होती है वो इस मैग्नेट के इस पॉइंट और ये मैग्नेट आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसी कारण मैंने इस मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रख दिया ताकि ये P पॉइंट के पैरेलल में आ जाए। अब एक्सियल लाइन के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी B1, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोल रही हूँ कि जो ये मैग्नेट है जो मैंने ऐसे रखी है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लेके आना चाहूँ इस पॉइंट के, तो मेरा P पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। P पॉइंट यहाँ पे है, मैग्नेट को कैसे रख दो उसके, मैग्नेट को कैसे रख दो उसके परपेंडिकुलर। तो देखो बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल। तो मतलब मैंने इस मैग्नेट को कैसे रख दिया? इस पॉइंट के परपेंडिकुलर। यही है डायग्राम। तो ये वाला परपेंडिकुलर जो मैंने रखा वो है हमारे पास PL। परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है B2, ठीक है जी। चलो ये होगी बात एक्सियल लाइन की और इक्वेटोरियल लाइन की। इस P पॉइंट के लिए मैंने एक्सियल लाइन लेने के लिए मैग्नेट को डिस्प्लेस किया, वो उसके पैरेलल आ गया। अब मैंने इक्वेटोरियल कंसीडर करना था, मतलब परपेंडिकुलर, तो मैंने इस मैग्नेट को घुमा दिया और डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये इस पॉइंट के क्या आ गई? अब परपेंडिकुलर आ गई। तो आगे है कि जो डायपोल मोमेंट M है, इस डायपोल जो हमने ली है NS, जो हमने अभी जाना M के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में, वो बेटा उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनता है? फर्स्ट कंपोनेंट है द कंपोनेंट M cos थीटा अलोंग OP। और देखो इस मैग्नेट का सेंटर है O से P तक। फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या बना? M cos थीटा। सेकंड कंपोनेंट डायपोल मोमेंट का कौन सा बना? द कंपोनेंट M sin थीटा परपेंडिकुलर टू OP। देखो अब जब मैंने इस मैग्नेट को एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग रखा तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। हमें पता है कि जब दो चीज़ों के बीच में एंगल बनता है और एंगल जिस लाइन के साथ टच होता है उसी लाइन को हम कंसीडर करते हैं कोस थीटा। और यहाँ पे कोई एंगल नहीं क्रिएट हो रहा, मतलब जिस लाइन के साथ ये एंगल टच नहीं है थीटा, उसको हम लेते हैं साइन थीटा, M साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। एक आ गया इस एक्सियल लाइन के कारण M कोस थीटा, डायपोल मोमेंट M कोस थीटा एंगल बन रहा है जो, ठीक है, अलोंग दी OP के साथ। अब नेक्स्ट है बेटा द कंपोनेंट M साइन थीटा। M साइन थीटा हमने इसके लिए लिया है, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू OP पड़ा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? द पॉइंट P lies on axial line of
dipole N1 S1, then therefore magnetic field intensity at point P due to dipole N1 S1 is given by। फर्स्ट देखिए आप कि जहाँ पे हमने इस एक्सियल लाइन पे क्या कंसीडर किया है, पी पॉइंट। अब मैग्नेट ये रखी है मैंने, इसको मैंने डिस्प्लेस किया था तो ये पी पॉइंट इसके पैरेलल आ गया। अब जब मैंने इस मैग्नेट को डिस्प्लेस किया, जब ये इसके पैरेलल आ गया, तब हमें पता है कि जो पैरेलल मैग्नेट के पॉइंट होता है उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। और इस लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकाली हुई थी पिछले आर्टिकल में ऑलरेडी, B1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख रहे हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई। एंगल कंपोनेंट कौन सा लिया था हमने अलोंग ओपी एक्सियल लाइन के लिए, m कोस थीटा, 2m कोस थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हो गया बेटा आपका B1 अलोंग PK। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपने B1 फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी, किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए। अब नेक्स्ट है ये पॉइंट इसके कैसे पड़ा है, मैग्नेट के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है क्या होती है, कौन सी लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल। ठीक है, एक्सियल लाइन के लिए डायपोल कौन सा था बेटा हमारे पास, नाम N1 एंड S1। और जब इक्वेटोरियल के लिए ले रही है तो मान लीजिए N2 है और S2 है। तो इसके लिए बेटा कितनी थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, B2, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर पड़ा है, परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ा है P पॉइंट। तो उसके लिए B2 कितनी है हमारे पास, म्यू नोट बाय 4 पाई। और इसके लिए कंपोनेंट कौन सा है परपेंडिकुलर के लिए, m साइन थीटा बाय r क्यूब। ठीक है, ये डायग्राम। उसके बाद B1 हो गया, B2 हो गया। B1 हो गया अलोंग P के, B2 बेटा परपेंडिकुलर टू द लाइन है अलोंग PL। तो अब हमने क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके पास B1 की वैल्यू भी है, B2 की भी है, एक्सियल लाइन के लिए भी है, इक्वेटोरियल के लिए भी है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है हमारे पास, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ B1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बेटा B1 की वैल्यू भी है, B2 की भी है, तो आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हो B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m कोस थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B2 क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m साइन थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। चलो ये आपने अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कीजिए। स्क्वायर है तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर को, म्यू नॉट बाय 4 पाई का होल स्क्वायर, यहाँ कितना गया 2 का स्क्वायर 4, m का भी स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा बाय r क्यूब का स्क्वायर।
इस इक्वेशन को भी रीअरेंज कीजिए, स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई का स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई का होल स्क्वायर, और क्या है हमारे पास कॉमन, यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, R3 का स्क्वायर कॉमन है। जो लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर बच रहा है वो कितना बच रहा है हमारे पास 4 कोज स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो इसके बाद किसकी वैल्यू थी, ये टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी। तो अब म्यू नॉट बाय 4 पाई का होल स्क्वायर एम स्क्वायर बाय R3 का स्क्वायर, ये क्या है, इनमें से हमने कॉमन निकालना है। अब ये क्या हो गए, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाता है, इनका बाहर आके ये क्या बन गए म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। अंदर हमारे पास लेफ्ट क्या है बेटा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने बेटा अंडर रूट से बाहर निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन थे, बाहर आके अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, और 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को सिर्फ ब्रेक करके लिखा है, इस कोस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है 1, तो 3 + 1 ये फिर से वही बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, यहाँ से 3 कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये था बेटा आपका एक्सप्रेशन किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि आपको B1 भी पता था एक्सियल लाइन पे, B2 भी आपने निकाला था, आपने टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब फाइंड आउट कर ली, जो किसके बराबर आई म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नेक्स्ट क्या है, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लेते हैं टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने वैल्यू निकाल ली, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, suppose that it makes an angle alpha, suppose कर लेना है हमने it makes an angle alpha with the direction B1, with the direction B1। अब हमने डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सियल लाइन पे B1 है वो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कौन सा एंगल बेटा बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब आपके पास ट्रायंगल क्या होगी, ये MPK, इन ट्रायंगल P इन ट्रायंगल KPM। देखो क्योंकि आपने ये एंगल सपोज किया किसके साथ, एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, तो मान लेते ये एंगल हमारे पास अल्फा है, तो इसके लिए वो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है बेटा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ है, तो इसको आप इस चीज़ को आप परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि एक्सियल लाइन के लिए
एक्सियल लाइन पर है ना ये पॉइंट P, तो इस एक्सियल लाइन के लिए ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, ऐसे क्या है P K M, क्योंकि ये P पॉइंट हमने कहाँ पे अल्फा एंगल माना, अल्फा एंगल माना हमने जहाँ पे एंगल क्या बन रहा था हमारे पास B1, हमने टोटल फाइंड आउट की थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे की थी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा का ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, MK, और बेस कितना है, PK, जाके P मान लीजिए आप। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे MK आपका परपेंडिकुलर है, बेस आपका क्या है, PK, B1 है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसके सामने पैरेलल क्या है, B2, यानी कि इस चीज़ की, इस MK की वैल्यू यहाँ पे क्या है, B2। तो आप MK की जगह क्या पुट कर सकते हो, B2 डिवाइडेड बाय PK आपके पास ऑलरेडी है B1। देखो MK के सामने, ये MK परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, B2 ले ली हमने। बेस कितना है इसके लिए, B1 है, तो B1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों की ही tan कैसे लिया, हमने कंसीडर किया, हम वही एंगल यहाँ पे कंसीडर करते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो हमें यहाँ पे B1 पता था, B2 पता था, जिसकी वैल्यू हमें पता थी हमने ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में वही एंगल उठाना है, tan अल्फा इज इक्वल टू B2 बाय B1। अब देखो बेटा B2 क्या है, B2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, म्यू नॉट बाय 4/B2, मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, कितनी की थी, m साइन थीटा बाय r क्यूब डिवाइडेड बाय B1 की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट बाय 4π, B1 मतलब एक्सियल लाइन के लिए 2m कोस थीटा बाय r क्यूब, यहाँ से म्यू नॉट बाय म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, r क्यूब कैंसिल हो रहा है, m बाय m कैंसिल हो रहा है, क्या है हमारे पास 1/2 tan थीटा। तो मतलब हमारे पास जो ये tan अल्फा है वो किसके बराबर आ गया, 1/2 tan थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूला है बेटा कोई एंगल निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।